नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का पवन टीचर्स एकेडमी पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बारे में आप सबको पता है, पिछले 10-12 साल से मैं इस सेक्टर में हूं और जो लोग मुझसे पुराना पढ़े हैं, ऑनलाइन बात करें तो 5 साल से जो है मैं इस ऑनलाइन की इस दुनिया में आप लोग के साथ जुड़ा हूं। बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, खास तौर से टीचिंग के विद्यार्थियों से। इसीलिए जब आया हूं तो कुछ ऐसी चीज लाया हूं जिससे आपको फायदा हो। मेरे बेटे, मेरा आप जानते हो, मैंने आपको टीचिंग में ईवीएस पढ़ाया है, करंट अफेयर पढ़ाया है, स्टैटिक जीके पढ़ाया है, बहुत कुछ मैंने आप लोगों को जो जीएस का पोर्शन है वो पढ़ाया है। ईवीएस में आप जानते हो कई बार मैंने जो है 30 में 30 आप लोगों ने ही कमेंट किए हैं। पुराने वीडियोस में, पुरानी संस्थाओं में जब मैं था तो आपने ही बताया है, ये जैसा आप लोग कहते हैं, मतलब ठीक ठाक रहा है मेरा रिकॉर्ड। उसी को ध्यान रखते हुए अब मैं अपने इस जो चैनल, मेरा चैनल है पवन टीचर्स एकेडमी, सबसे पहले इसको आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डेली आपको मॉर्निंग में 7 AM पे आप लोग को मैं एक क्लास दूंगा। हाँ, जब आप मुझसे रिक्वेस्ट, जब आप चाहेंगे तो ये क्लास बाद मैं आपको जो है इसके आगे के चैप्टर्स लाइव भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी आप लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे करते करते, देन फिर हम लोग जो है उस पर फिर बात कर लेंगे, देन फिर हम लोग जो है कहा जाए तो लाइव क्लास भी करेंगे। अभी फिलहाल चूंकि चैनल नया है तो मैं अभी आपको वीडियोस हर दिन आपको मैं दूंगा, ठीक है। आज जो है मंगलवार है, मंगलवार सुबह 7 बजे ये आपको वीडियो पहुंच जाएगी। तो मेरे बेटे, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको वीडियोस, शॉर्ट्स, बहुत कुछ, अब टीचिंग का धमाल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे यूथ की जो किताब। बेटा, मैं मार्केट में जाता हूं और जो मुझे अच्छी किताब लगती है, और मुझे यूथ की किताब इस समय जो है मार्केट में बहुत अच्छी है, तो मैं यूथ की ये जो किताब है पर्यावरण अध्ययन वाली, जिसमें आपके 267 अप्रॉक्स 2700 या 2600 के बीच में क्वेश्चन हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग का पेपर 2, 3, 4 जुलाई को है, उससे पहले पहले हम लोग जो है बहुत ही रफ्तार के साथ इस सीरीज को पूरा करेंगे। आप लोग बस साथ देना, मैं बता रहा हूं सिलेक्शन तो होके रहेगा। टीचर तो बनेंगे पवन टीचर्स एकेडमी से, धमाकेदार तरीके से शुरुआत होगी। अभी चूंकि एग्जाम यूपी टेट का है तो पहले मैं ईवीएस पे फोकस कर रहा हूं, देन उसके बाद इसी चैनल पे आपको करंट अफेयर क्लास मिलेगी, कंप्यूटर क्लास मिलेगी, सब क्लास धमाकेदार तरीके से होगी। तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो। अब आओ बेटा, देर नहीं करते, बहुत बातें हो गई, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। आइए, आज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्न में से, ये बेटा किताब में जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है और मैं इसी किताब को आपको पूरा कराऊंगा। ये किताब कर लेंगे तो बेटा इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, काफी कुछ आपका इसी किताब से मिलेगा, तो काफी कुछ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? बढ़ते पौधे, बढ़ती फसल, बढ़ती जनसंख्या, या उक्त सभी? जब बात करते हैं पर्यावरण खतरा क्या है, बढ़ते पौधे ये खतरा है? ये खतरा नहीं है। बढ़ती फसल ये तो अच्छी बात है। बढ़ती जनसंख्या, ये बेटा जो है, यह जो है पर्यावरण के लिए, ये वाली बात जो है, यह जो है ये समस्या का कारण है। बढ़ती जनसंख्या, हमारे देश में वैसे जो है जनसंख्या बढ़े पड़ी है भाई साहब, कुछ काम हो चाहे हो, जनसंख्या हम लोग अच्छे से बढ़ा रहे हैं। ये जो है पर्यावरण, इससे वायु प्रदूषण होता है, इससे ध्वनि, बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जनसंख्या से आप जानते हो रही है। तो ये जो है ये हमारे लिए खतरे की बात है, ठीक है। तो पहले का जो बी उत्तर है, ठीक है। आप लोग भी उत्तर देते रहना कमेंट में, मैं सुबह जो है मैं देखूंगा आप लोग क्लास में, और सभी लोग क्लास के बाद भी कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सांस छोड़ी हुई हवा में ऑक्सीजन की 16.4% मात्रा, सांस भीतर ली हवा में ऑक्सीजन की 21% मात्रा, सांस छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की 4.4% मात्रा, सांस भीतर ली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.4% मात्रा। अब मुझे आप जल्दी से उत्तर दो, कौन सी बात बिल्कुल सही है, बताइए। चलिए, तो आइए बेटा, अब देर नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो ईवीएस क्लास है, ज्यादा देर करेंगे नहीं बेटा, फटाफट से, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सांस भीतर ली गई हवा में
कार्बन डाइऑक्साइड की 0.4% मात्रा। ठीक है, ये वाली बात जो है सही नहीं है। आइए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। देखिए बेटा, इसको आप नोट कर लेना, इसको आप बेटा नोट कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के, मैं सभी नहीं, जो जो बुक्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बस उन्हीं को जो है कट करके लाऊंगा, ताकि जो है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किताब ही इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिखो। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं, तो हवा में 20.94% ऑक्सीजन, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड और 79.02% नाइट्रोजन और अन्य गैस हैं। लेकिन जब हम जो हवा बाहर निकालते हैं उसमें 16.49% ऑक्सीजन, 4.49% कार्बन डाइऑक्साइड और 79.02% नाइट्रोजन शामिल है। तो ये वाली जो बात है बेटा, ये आप पूरी की पूरी ये जो है लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बेटा आप लोग वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः प्राथमिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, शाकाहारी, मृतोपजीवी या परजीवी। पूछा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में, क्या पूछा है? प्राथमिक जीव कौन से होते हैं? तो प्राथमिक जीव क्या होते हैं? उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी। बेटा यहीं पे एक वर्ड आया है खाद्य श्रृंखला, यहीं बेटा एक वर्ड आया है खाद्य श्रृंखला। अक्सर लोग कहते हैं सर खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होती है। इसको एक लाइन में समझ लो, बस वही काफी है। ठीक है, जब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की, तो बेटा कौन किसको खाता है? कौन, एक लाइन में, कौन किसको खाता है का क्रम। कौन किसे खाता है का क्रम, कौन किसको खाता है का क्रम। अब यहां पे ध्यान सुनो बेटा, ये आपको मेरे ख्याल से दिख रहा, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। चलिए, कौन खाता है, अब बात करें बेटा, तो कौन किसे खाता है। ये बेटा क्या होता है? ये एक दिशीय होता है। और खाद्य जाल क्या होता है? कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। ठीक है, कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। आपसे कोई पूछे खाद्य श्रृंखला क्या होती है, सिंपल भाषा बताना, कौन किसको खाता है का जो क्रम है वही हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तीसरा पोषण स्तर, आइए देखते हैं कौन सा है। देखो बेटा, ये रहा आपका पिरामिड, ये बना आपका पिरामिड। ध्यान सुनना बेटा, ये है आपका पिरामिड। इसमें बेटा पहले आएंगे उत्पादक, ये है आपका पोषण स्तर 0। फिर आएंगे उपभोक्ता, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं पोषण स्तर 1। ये वो होते हैं जो उत्पादक पर जिनका जीवन निर्भर होता है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड नंबर पे आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जिनका जीवन प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होता है, ये आते हैं PS2। और बेटा फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, इन्हें बेटा मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, या सर्वाहारी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाहारी दिखाने गया है, तो जो मांसाहारी है वह बेटा जो है आपका उत्तर ठीक होगा। कहीं कहीं अगर आपको सर्वाहारी दिख जाए तो सर्वाहारी उत्तर भी ठीक होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई? पृथ्वी सम्मेलन, रियो द जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर वार्ता। जब बात करते हैं कि कार्बन क्रेडिट संकल्पना, तो ये बेटा ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल। जब बात करते हैं कार्बन क्रेडिट की, तो यह बेटा किससे आया था? यह मेरे बेटे आया था आपका, ये आया था क्योटो प्रोटोकॉल से। किससे आया था बेटा? तो क्योटो
प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये कब हुआ था बेटा, तो 1997 में, 1997 में जापान में, कहाँ हुआ था, तो 1997 में जापान में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, कार्बन का उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्रभाव को कम करना, ठीक है। कार्बन का उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है उसको जो है कम करना, यह क्या है बेटा, इसका जो है उद्देश्य था, ठीक है। चलिए यहां तक की बातें क्लियर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। निम्न में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो मेरे बेटे कौन सा है, तो कार्बन चक्र जो है यह मेरे बेटे सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जैव ईंधन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आइए इसको देखते हैं। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल है, बात बिल्कुल ठीक है, ये बात तो ठीक है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से बनता है। तो जो बात है, जो बी वाली बात है कि जैव ईंधन जो है लागत प्रभावी होता है, अभी तो नहीं है, भविष्य में हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो जैव ईंधन लागत प्रभावी नहीं है, ठीक है। जैव ईंधन मतलब इथेनॉल, बायोडीजल, ये सब आपके जैव ईंधन में ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, यहां बात क्लियर है। निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, कवक, मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस। जैविक घटक की बात करें, जैविक घटक बेटा क्या होता है, जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, लिविंग थिंग, बोले तो लिविंग थिंग्स, सिंपल सी भाषा में, या जिसमें जीवन होता है। अजैविक घटक की बात करें तो जिसमें जीवन नहीं होता, अजैविक घटक की बात करें तो जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें बेटा जो है सही उत्तर क्या है, कवक। कवक क्या है बेटा, कवक बेटा ये है एक जैविक घटक है। कवक क्या है बेटा, यह जो है एक जैविक घटक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं, फटाफट से, चीजें इजी हैं, पेपर 1 में बहुत इजी है, अच्छे से पास भी कर लेंगे। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है, मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि और वर्षा में वृद्धि। दुष्परिणाम क्या है, दुष्परिणाम पूछा है वनोन्मूलन से, दुष्परिणाम क्या है, जब वन काटोगे तो क्या होगा, मिट्टी कटाव होगा, अर्थात मृदा अपरदन में वृद्धि। बेटा क्या है, तो मृदा अपरदन में वृद्धि। देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, आराम से कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत इजी है। मैं इसीलिए आपको पूरी एक किताब करा दे रहा हूं ताकि जो है इससे बाहर कुछ नहीं। पर्यावरण के जैविक घटक हैं, अब देखो पर्यावरण के जैविक घटक हैं, जैविक घटक पूछ लिया आपसे, मतलब जिसमें जीवन होता है। पौधे, पहाड़, मैदान और नदियां, किसमें जीवन है, पौधों में जीवन होता है। दैट मीन्स क्या है, यह बेटा क्या है, तो यह जो है पर्यावरण के जैविक घटक हैं, सिंपल सी चीजें हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति प्रवाह, मतलब जो ऊर्जा वो किस होती है, एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, बहुदिशात्मक या एक भी नहीं। ध्यान रखिए बेटा, इसकी पीडीएफ आपको पवन एकेडमी का जो मैं नीचे जो है उसका लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से आप इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से ले सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति का जो प्रवाह होता है, ध्यान रखना बेटा, हमेशा एक दिशात्मक होता है, इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए, एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, गौण उपभोक्ता और जैव अपघटक। सबसे ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं तो बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर, गौण उपभोक्ता, ठीक है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था। अब चूंकि ये पेपर में हरियाणा टेट के में आया था, 2020 में आया था, तो उनने 2019 का पूछ लिया था, बात ठीक है। लेकिन अभी क्या है उसमें, क्या बेटा, तो वायु प्रदूषण को हराना, ठीक है, ये उस समय का था। लेकिन अब आप लोगों को 2026 में, आपका पेपर जुलाई में है,
आपका पेपर जुलाई में है, तो मेरे बेटे ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस की जब बात करते हैं तो बेटा यह जो है लिख लो, ताकि जो कि सोचता अपना देखे। विश्व पर्यावरण दिवस की जब बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बार बेटा इसकी थीम क्या है? थीम बेटा लिखो, थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे थीम पूछी जाएगी। और चूंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत छोटा लिखा हुआ है, हाँ, इंस्पायर्ड बाय नेचर लिख लो, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर फ्यूचर। ये बेटा इसकी थीम है, फॉर फ्यूचर। ये लिख लीजिए, यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है। और इसका बेटा हैशटैग क्या है? 2026 का हैशटैग क्या है? 2026 का हैशटैग ये भी पूछा गया है और ये पूछा जाएगा। हैशटैग नाउ फॉर क्लाइमेट लिखा नहीं है, नाउ फॉर क्लाइमेट, हैशटैग नाउ, NOW नाउ, जैसे का हुआ है देखो, FOR नाउ फॉर, F बड़ा है फॉर क्लाइमेट, हैशटैग नाउ फॉर क्लाइमेट। अच्छा, 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 2026 की मेजबानी अजरबैजान करेगा बेटा। कौन करेगा? तो अजरबैजान करेगा, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो बाकू है, नोट कर लीजिए, यहीं से आपके प्रश्न बनेगा। ये आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए उपयुक्त प्रयुक्त पद कौन सा है? दोड़ा, प्राकृतिक अधिवास में किसी भी जीव का उसके प्राकृतिक ही, जैसे मान लीजिए जो भी जीव हैं, अगर आप उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही करते हैं, जहां वो रहते हैं, जो उनका नेचुरल आवास है, दैट मीन्स इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? स्वस्थाने, इन सेतु संरक्षण। बेटा क्या बोलते हैं? इन सेतु संरक्षण। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जो आपको समझ में आएगा। आइए समझते हैं। थोड़ा, किसी भी जीव को आप कह सकते हैं को किसी भी जीव को संरक्षण करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो इन सेतु, एक होता है एक्स सेतु। इन सेतु मतलब जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक आवास या स्वस्थान है। इन सेतु मतलब किसी जीव का उसी के स्थान में संरक्षण। एक होता है एक्स सेतु कन्वर्जन, किसी भी जीव का उसके स्थान, उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी अन्य स्थान में संरक्षण करना। आइए देखते हैं। इन सेतु में क्या होता है? प्राकृतिक आवास में, किसी भी जीव का प्राकृतिक आवास में जो संरक्षण है बेटा, वो क्या कहलाता है? इन सेतु। जैसे कि आपका नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके आते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें जब एक्स सेतु की, तो जो कृत्रिम या मानव जिसको बनाता है, जैसे कि आपका चिड़ियाघर, सीड बैंक, ठीक है। और ये प्राय जो है आपके लुप्त प्राय प्रजातियों। तो समझ जाओ सीधी बात, जो इन सेतु होता है वो किसी भी जीव का उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण, और जो एक्स सेतु होता है किसी भी जीव का उसके प्राकृतिक आवास में ना रह के किसी अन्य स्थान पर जो उसका संरक्षण करना, दैट मीन्स वो एक्स सेतु कहलाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। पादप प्लवक, जल पिस्सू, छोटी मछली, तूना। अब देखो, पादप प्लवक, जल पिस्सू, ये तो होगा नहीं क्योंकि पूछा है वन पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये भाई साहब होंगे नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वाले पे, घास। ये बात ठीक है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ सवाल है मछली, ये होगा नहीं। दैट मीन्स बेटा जो बी वाला है वही बेटा आपका ठीक है, जो बी वाला है, क्योंकि वन वाला पूछा है, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर में, फरवरी में, जुलाई में या मार्च में? जब बात करते हैं वन महोत्सव की,
तो बेटा ये जुलाई में, और जुलाई में कब, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, चलिए। कविता द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन विलियम्स, जॉन रोज, एस.टी. कॉलरिज, स्टुअर्ट। तो बेटा कौन से है ये? एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा बेटा इसको लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। संख्या का पिरामिड, जय भार का, तो ध्यान रखिए ऊर्जा का पिरामिड। और बेटा ध्यान रखना, जो ऊर्जा का पिरामिड है वो ऊष्मा गतिकी के नियम को जो है फॉलो करता है। ठीक है, उस ऊर्जा का पिरामिड ऊष्मा गतिकी के नियम का पालन करता है। जब आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि ये कहा गया है जब कोई जीव जो है दूसरे जीव खाता है तो केवल 10% ऊर्जा ही उसमें जाती है, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। ये 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। ठीक है, लिख लो, 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम बेटा किसने दिया है? 10% का नियम दिया है लिंडेमान ने। किसने दिया है बेटा? तो 10% का नियम दिया है लिंडेमान ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जाती है तो सिर्फ और सिर्फ 10% जाती है, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। पता है आपको? आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा है भाई। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? 1974, 1972, 1971 और 1981। तो बेटा प्रथम जो है वो बनाया गया था 1974। एग्जैक्ट डेट क्या थी? 5 जून 1974। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन तो 1972 में यूएन द्वारा स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में प्रथम पर्यावरण सम्मेलन की बात करें तो पर्यावरण सम्मेलन की जब बात करेंगे तो बेटा ये 1972 में स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड में, स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में, नोट कर लीजिए। अम्लीय वर्षा किसके तथा के ऑक्साइडों कारण होती है? अम्लीय वर्षा सबको पता है, जानते हो, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखो ये मैं आपको किताब इसलिए करा दूंगा, जब आप 2600-2700 क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो है मन में, और चूंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, 2600 क्वेश्चन बहुत है यार, इससे बाहर जाएगा भी नहीं, यहीं से आएगा प्रश्न। सुन लो, मैं इसे लिखी है, यहीं से आएगा प्रश्न, इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? खाद्य श्रृंखला से, प्राणी से, पौधे से या खाद्य जाल से? खाद्य श्रृंखला क्या है? कौन किसको खाता है? और खाद्य जाल क्या है? कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर एक खाद्य जाल बनता है। दैट मीन्स ये बेटा खाद्य जाल से। ठीक है, अब बेटा ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन थे, आइए इसको देखते हैं। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाता है? तो सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो परपोषी उपभोक्ता, जो जंतुओं को किसी और जंतुओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बेटा वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रीडेटर्स। बेटा क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बेटा उन्हें कहते हैं सर्वभक्षी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना बेटा, समझ लेना। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रकृति का मेहतर अपघटक, जीवाणु और कवक को कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बेटा एक ही दिशा में होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है कौन सा? खाद्य जाल। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते भी कई पथों से होकर गुजरता है, दैट मीन्स ये होता है खाद्य जाल में होता है। ठीक है,
ये बात क्लियर है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको पवन एकेडमी का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नोट करना, इसको आप अच्छे से याद करना, इससे बाहर नहीं जाएगा बेटा, इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, भले ही आप चिल्लाएं कोई, इससे बाहर नहीं आएगा। एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? खाद्य श्रृंखला का, मौसम का, प्राणी का, या इनमें से कोई नहीं? फिर सुन लीजिए, एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? तो मेरे बेटे मौसम का। अब यहां बेटा धुन सुनना, बेटा यहां बहुत ध्यान सुनना, मौसम और जलवायु जब बात करते हैं मौसम और जलवायु में, तो बहुत ही बेसिक सा अंतर होता है। अंतर होता है समय का। मौसम क्या होता है? कुछ क्षण के लिए होता है, एक दिन के लिए, घंटों के लिए बदलता रहता है। जलवायु क्या होता है? वो लंबे समय के लिए, 20 से 25-30 वर्षों का जो है औसत होता है। मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम लोग, किसमें करते हैं? मेट्रोलॉजी में। और आपका जलवायु विज्ञान का अध्ययन किसमें करते हैं? तो हम लोग करते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। फिर सुन लीजिए, मौसम और जलवायु में ज्यादा अंतर होता है, जो मेन अंतर होता है वो होता है समय, सॉरी मौसम और, माफ करना, मौसम और जलवायु में जो अंतर होता है वो होता है समय का। समय कम है मतलब घंटे, कई घंटे हैं या एक दिन 2 दिन, दैट मीन्स वो मौसम के ऊपर है कि मौसम खराब है। लेकिन जब बात करते हैं जलवायु की, तो 25, 30, 40, 50 का जो वर्षों का जो औसत है, दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु विज्ञान का अध्ययन करता है क्लाइमेटोलॉजी, और मौसम विज्ञान का अध्ययन करता है मेट्रोलॉजी। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल, प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है, यह कथन किसने दिया है? रैडजेल ने, वाइट एवं रैनर ने, जॉन बुनस द्वारा और विंडल डे ला ब्लास द्वारा। तो बेटा यहां ध्यान रखना, यह बेटा फ्रेडरिक रैडजेल, इनका जो पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रैडजेल, इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रैडजेल, फ्रेडरिक रैडजेल ने दिया था। ठीक है, अब समझना बेटा यहाँ पे फ्रेडरिक रैडजेल। जब बात करें फ्रेडरिक रैडजेल की, तो बेटा इन्हें कहते हैं नियतिवाद के प्रतिपादक। ये कौन है? तो ये बेटा नियतिवाद के प्रतिपादक। ये सभी क्वेश्चन कर लोगे, आप खुद कहोगे कि बस इससे बाहर नहीं जाएगा प्रतिपादक। ठीक है, मैंने कहा ना, ये किताब पूरी पढ़ लो, फिर आपको और कुछ यूपी टेट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद जुलाई में हम लोग, आपको मैं जुलाई में जब कराऊंगा सीटेट, वो पढ़ लेना, उसके बाद जितना कराऊंगा उतना कर लो, उससे बाहर। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? वन का पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब का, मरुस्थल का, और घास के मैदान का। देखते ही मालूम पड़ रहा है वन का पारिस्थितिकी तंत्र। अब इन सबको बेटा फालतू में हम एक्सप्लेन करेंगे, टाइम खराब करेंगे, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब आपका 1 महीने में पेपर रह गया है, मुश्किल से 25-30 दिन, तो अब सब आपको पता है। तो अभी जो है एक्सप्लेन नहीं, फटाफट खाली क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता? परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना, या क्रियान्वित करना, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। क्या नहीं आता है? तो बेटा क्या नहीं आता है? परिस्थिति प्रदान करना। ठीक है, चलिए ये बेटा ये आपका छत्तीसगढ़ टेट में आया था। और अब बेटा इसको नोट करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसको हम लोग नोट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। परिस्थिति प्रदान करना, परियोजना कार्य सोपान के नेता। परियोजना पद्धति में शिक्षण और सीखने के बच्चे के दृष्टिकोण से मानता है। एक परियोजना के लिए निम्नलिखित कदम उठाना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहला, चुनना, दूसरा नियोजन करना, तीसरा निष्पादन करना, चौथा फॉलोअप, किसी प्रोजेक्ट का फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन करना, रिकॉर्डिंग करना, परियोजना कार्य के प्रस्ताव से लेकर पूर्ण होने तक पूरा रिकॉर्ड कर रखना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो ये आप इसको बेटा आप जो है, जो भी मैंने आपको ये कटिंग दी है, इसको बेटा आप अच्छे से नोट कर लेना। मैंने फिर कहा, ये सारी की सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पवन एकेडमी, अभी एक ही चैनल है दोनों का, मेरा पवन एकेडमी और पवन टीचर्स का एक ही जो है बेटा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहीं आपको ये मिल जाएगा। तो आप उसको जो है ये नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो बेटा देखते मालूम पड़ रहा है, प्राथमिक नहीं, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो मृत जीव और मृत जीवों को जो है, मृत जीवों पर जिनका
भोजन जो मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, ठीक है। अपघटक क्या होते हैं, जो मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, जीवाणु कवक क्या है, अपघटक में आते हैं, ठीक है। बात समझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है। तालाब, बेटा तालाब में होता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे जो आपके जो तालाब जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। फिर आता है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन होता है वो समुद्र जो पानी के जीव या समुद्र के जीव होते हैं, ठीक है। तो आप समझो फाइटोप्लैंक्टन पे निर्भर होता है जू प्लैंक्टन, ठीक है। दैट मीन्स आप कह सकते हो छोटी मछली, छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली। दैट मीन्स क्या है, आपका मछली जो है यह जो है एक से अधिक पोषण संस्तर में पाई जाती है, ठीक है। चलिए जो मछली है वो बेटा आपके एक से अधिक पोषण संस्तर में पाई जाती है, समझ लो, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। अब देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया, बहुत प्यारा प्रश्न आ गया। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। पौधे, चूहे, सर्प और मोर। तो बेटा देखो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाती है तो कितनी आती है, बस 10%। कितनी बेटा, तो 10%। तो पौधे में कितनी है, पौधे में कितनी है बेटा, 20 जूल। समझना पौधे में कितनी है, 20 जूल। अब 20 जूल जब जाएगी, जब पौधे को चूहा खाएगा तो मात्र कितनी जाएगी, 10%। समझो ये रहा ना, देखो यहां समझो, ये समझ लो पौधे में कितनी है, 20 जूल। चूहे ने खाया पौधे को तो 10% जाएगी, तो अब चूहे में कितनी आ गई, 2 जूल। अब 2 जूल का 2 का 10% क्या होगा, 0.2%। 0.2% 10% क्या होगा, 0.02%। दैट मीन्स बेटा, सॉरी 2 जूल, परसेंट नहीं बेटा, 2 जूल। 0.2 जूल, 0.02 जूल। तो पूछा है कि मोर के लिए, तो मोर के लिए बात करें तो 0.02 जूल। ध्यान रखिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर जब ऊर्जा पहुंचती है तो सिर्फ 10% पहुंचती है, बाकी की जो ऊर्जा है वह जो है 90% उसका ह्रास हो जाता है। पारितंत्र शब्द का गठन सबसे पहले किसने किया था, हिकल ने, हमबोल्ट ने और ओडम ने। सबको पता है बेटा टांसले ने किया था, एजी टांसले ने 1935 में किया था। कब किया था, तो एजी टांसले ने 1935 में किया था। अब ये भी आपको पता है, देर नहीं करना है। पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण स्तर पर आधारित है। तो मेरे बेटे ध्यान रखिए, जब बात करें पर्यावरण तो बोला है पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, ये बात तो भैया गलत है ना, पर्यावरण हमेशा स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, ये वाली बात गलत हो गई। चलिए देखिए पर्यावरण हमेशा ये है, कौन सा है, पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, बात सही है। पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधता होती है, ये बात भी है। पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण रहता, बिल्कुल सही है। अगर हमें पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो केवल एक ही तरीका है, सबको शामिल करना। ये लाइन बेटा, ये भी मैंने कहा ना, जो मैं आपको लिखा रहा हूं इसको, अगर हमें पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो केवल एक ही तरीका है, क्या, सबको शामिल करना। हमारा कोई समाज और अस्तित्व नहीं रहेगा अगर हम इसी प्रकार पर्यावरण को नष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश अपशिष्ट पदार्थ होता है। फ्लाई ऐश क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा अक्सर, जब अगर आप बात करें घरों की भी, तो जब हम जलाते हैं कोयला, तो कोयले से एक बारीक पदार्थ जो है, एक पाउडर सा उड़ता है, दैट मीन्स एक ऐश, उसे कहते हैं फ्लाई ऐश, ठीक है। तो जो बेटा थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पर बेटा जो है, अब तो खैर इसका बहुत अच्छे से फ्लाई ऐश का प्रयोग सरकार कर रही है, सीमेंट में मिलाती है। फ्लाई ऐश के जो है कहा जाए तो
उसके ब्रिक्स भी बन रहे हैं, तो काफी ज़्यादा इसका यूज हो रही है ताकि पर्यावरण को कम हानि पहुंचे। ठीक है, चलिए। पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ पे है? तो बेटा अहमदाबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1984 में, 1984 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन के रूप में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा नहीं बेटा। दैट मीन्स सी वाला जो उत्तर है वह असत्य है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल देर नहीं करना है। EIA का पूरा नाम क्या है? EIA इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एक्टिविटीज, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट बेटा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये समझ लो क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया है। बेटा होता क्या है, जब भी कोई बड़ी परियोजना, जैसे कि आपका कोई बांध बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, या कोई बड़ी परियोजना जब होती है, तो जब भी उसे जब बनती है तो उससे पहले जो है उसका वहाँ के पर्यावरण पे या उसका पर्यावरण पे क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो असेसमेंट होता है दैट मीन्स EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई बड़ी परियोजना जब बनती है तो उससे पहले उसको जब उसका पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम आकलन करते हैं। दैट मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? वन, रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र। ये मेरे ख्याल से सब बच्चा जानता है, समुद्र है, इसमें ज्यादा बोलना ही नहीं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है। पौधे में होता है, कवक में होता है, ह्यूमस में नहीं होता। अब आप कहेंगे ह्यूमस क्या है? ये सुन लो। जब बेटा पेड़ पौधों की पत्तियां या टहनियां सड़ गल के मिट्टी में मिल जाती हैं तो जो मिट्टी का जो ऊपरी स्तर होता है जो बहुत उपजाऊ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, सबसे उपजाऊ जो होता है वो ह्यूमस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसको देखते हैं, प्रश्न बड़ा है तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती हैं। कौन सी बात सही है? आइए देखते हैं कौन सी बात सही है। पहली बात, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, ये वाली बात भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है, ये बात भी ठीक है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती हैं, ये वाली बात, क्योंकि सभी बोल दिया दैट मीन्स ये वाली बात करता है। तो सिर्फ पहला और दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात, माइकोराइजा पाया जाता है किसमें? साइकस में, गुलाब में, पाइनस और चीड़ में। बुरा आंसर बताइए, माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है? बताओ जल्दी से। बेटा देखो, पहले तो माइकोराइजा होता क्या है? पौधों की जड़ों, पौधों की जड़ों और कवक के बीच बनने वाला लाभकारी सहजीवी संबंध। बेटा क्या है? तो पाइनस चीड़ में बनता है। ठीक है, चलिए। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबको पता है बेटा कौन सा है, तो सागर है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों का निर्माण कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को कहते हैं तबादला। जानते हो तबादला तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ अगर प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा मतलब तबादला नहीं, स्थानांतरण, अंदर आना नहीं, बाहर आना नहीं, विस्थापन। बेटा इसका सही वर्ड क्या है? तो विस्थापन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम है? कौन सा है? आइए देखते हैं। वायुमंडल तापमान वृद्धि, बात ठीक है। वायुमंडल में CO2 स्तर वृद्धि, ये बात ठीक है। भौम जल स्तर, जब वन काटोगे तो क्या भूमि का स्तर बढ़ेगा? ये वाली बात गलत है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने से होना, ये बात ठीक है। तो A, B और D सही है, A, B और D। दैट मीन्स जो सी वाला उत्तर है वह ठीक है, A, B और D, बाकी गलत है। आगे बढ़ते हैं। जीवों में संबंध, जहां एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, क्या कहता है? सहजीविता, सहोपकारिता, प्रतियोगिता और परजीविता। बताइए कौन सी बात सही है? बेटा क्या होती है? तो परजीविता होती है। क्या होती है? तो परजीविता। आओ इसको बेटा समझते हैं, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा नोट कर लेना। परजीविता में एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि, जैसे अमरबेल और लोरेंथेस। सहजीविता क्या होती है? जब दो जीवधारी बिना नुकसान पहुंचाए, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक द्वारा होता है। सहोपकारिता, जब दो समान या अलग अलग जीवधारियों में से संबंध, उन दोनों को लाभ होता है। प्रतियोगिता तो पता ही है, अलग अलग, तो ये कोई दिक्कत नहीं। चलो, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है? दुर्लभ प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां, आयातित प्रजातियां, या एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। क्या बोला है? विशेष क्षेत्रीय। तो विशेष क्षेत्रीय देखते मालूम पड़ रहा है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड और वर्ल्ड वॉच फंड। तो आप जानते हो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है, WWF की स्थापना कब होती है? हाँ, इस्टेब्लिश, स्थापना 29 अप्रैल 1961। हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसकी बेटा बात करें तो प्रतीक चिन्ह जाइंट पांडा। नोट कर लो जल्दी से, जाइंट पांडा नोट कर लीजिए फटाफट से यहां तक की बातों को। चलिए, घास भूमि क्षेत्र के पायतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का भोक्ता होता है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चलिए, एक सेकंड। घास भूमि पायतंत्र के सबसे ऊंचे स्तर पर, हाँ सबसे ऊंचे पे, एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। घास की बात करें तो घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को वो, हाँ बेटा मांसाहारी, गिद्ध, दैट मीन्स गिद्ध। हाँ अब ठीक है। चलिए, तो ये रहा बेटा आप लोग का आज का 1 से लेके, हमने चैप्टर 1 की बात करें, हमने चैप्टर 1 का 1 से 45, 1 to 45 क्वेश्चन किए हैं। कल हम जो पढ़ेंगे तो 45 से 90 तक क्वेश्चन हैं, उसको पूरा कर लेंगे तो पहला वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। कुछ चैप्टर्स छोटे हैं जो बाद के, उनको हम जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातों को फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।